हेलो। देव बेटा, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी सर। ठीक है बेटा, देख। बेटे देख, ब्रिटिश इंडिया का मतलब क्या है? जब देश आजाद होने से पहले जो भारत था उसको ब्रिटिश इंडिया बोला गया था। केसरी, जो केसरी मूवी में जो अक्षय कुमार जब नौकरी करता था, किसके अंडर था वो? ब्रिटिश राज के अंदर था ना, तो उसको ब्रिटिश इंडिया बोला गया। तो उस टाइम पर क्या था, ये एक्ट पास हुआ था, ठीक है। और ये एक्ट पूरे इंडिया के अंदर लगता है। ये एक्ट पूरे इंडिया में एप्लीकेबल होता है, जम्मू भी और कश्मीर भी, ठीक है। ये एक्ट आया कब था? 1 सितंबर 1872 के अंदर आया था। देख बेटा, ये तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कब आया था, किस लिए आया था। ये सिर्फ तुम्हारी नॉलेज के लिए कि कब आया था। मेन कहानी अब स्टार्ट होगी कि जो हमने एग्जाम में लिखना है, डेफिनेशन। 5 चीजें इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। इसमें 5 चीजें, 5 डेफिनेशन जो सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला है प्रपोजल, एक्सेप्टेंस, एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट और कंसिडरेशन। इन पांचों के बारे में हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। ये पांचों होते क्या क्या है? अगर बेटा तूने नाम क्या बताया? अपना नाम भूल गया। दीपांशु बेटा, अभी तो थोड़ा सा मैं स्पीड में चलूंगा। इसका वीडियो लेक्चर अवेलेबल है, तो वो देख लेगा तो तेरे को क्लियर कट समझ आ जाएगी चीज, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जहां पर दो व्यक्तियों के बीच में समझौता हो, दो व्यक्तियों के बीच में कोई बातचीत हुई हो किसी अच्छे काम के लिए, किसी लीगल काम के लिए, उसको कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है। तो यहाँ पर डेफिनेशन क्या कहती है? एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिबल बाय लॉ, मतलब कानून के नजर में जो चीज आई है और अगर वो कानूनी तौर से बिल्कुल सही है तो ही क्या माना जाएगा? वो कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, दैट इज एग्रीमेंट और एनफोर्सिबल। एनफोर्सिबल का मतलब जो लीगल बाउंड है, जिसका इंटेंशन क्या है? लीगल रिलेशनशिप को क्रिएट करना। जैसे कि अगर किसी दो व्यक्तियों में शादी होती है, क्या तुम्हारे मम्मी पापा की शादी लीगल है? बेटा देखो, मेरे एग्जाम्पल का बुरा मत मानना, ठीक है। दीपांशु, तेरे मम्मी पापा की शादी लीगल है? पक्का? सोच ले। पता नहीं। मेरी शादी लीगल नहीं है। रीजन बता तो क्यों? क्या मैरिज सर्टिफिकेट है? नहीं है। तो इंडिया में बोला गया है जब तक मैरिज सर्टिफिकेट ना हो वो शादी लीगल नहीं मानी जाती। लेकिन कौन बनवाता, हमें क्या फर्क पड़ रहा है? हाँ, अब तो हो गया ना। हाँ, तो वही कह रहा, अब तो जरूरी हो गया। मैरिज सर्टिफिकेट नहीं हो तो कोई काम नहीं। अब मेरा पासपोर्ट बना हुआ है, अगर मुझे अपनी वाइफ का पासपोर्ट भी बनवाना होगा तो मुझे क्या चाहिए होगा? मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए होगा, उसके बिना नहीं माना जा सकता। समझ गए मेरी बात को? तो यहाँ पर क्या है, एनफोर्समेंट लीगल रिलेशनशिप मानी जाएगी, तभी मानी जाएगी। हाँ, अगर मैं किसी दूसरे के साथ कोर्ट मैरिज कर लेता हूँ तो वो लीगल होगी, मेरी जो फर्स्ट वाइफ होगी लीगल नहीं मानी जाएगी। ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। तो समझ रहे हो? तो मैरिज सर्टिफिकेट होना जरूरी, तभी लीगल होगा। ओके। एग्रीमेंट क्या कहता है? एग्रीमेंट का मतलब वादा या बहुत सारा वादा, एक वादा या बहुत सारे वादे मिलकर एग्रीमेंट बनाते हैं, और उन एग्रीमेंट के बीच में क्या बनता है? कंसिडरेशन। तुम मुझे फीस दो, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। दैट इज एग्रीमेंट। हम दोनों, तुमने वादा किया फीस देने का, मैंने वादा किया पढ़ाने का, तो ये क्या कहलाएगा? एक एग्रीमेंट कहलाएगा, ठीक है। ऑफर, इसको मैं सिंपल सी फॉर्म में समझा देता हूं। दीपांशु, तूने एक लड़की को बोला मैं तेरे से शादी करना चाहता हूं, तो क्या तूने उसकी इच्छा जानने की कोशिश करी? प्रपोजल हुआ ना, क्योंकि तूने प्रपोज किया। ये तो पता ही होगा, ऑफर देना तो पता ही है ना? ओ अच्छा, नहीं तो तो बात समझ गए यहाँ पर क्या है? तो यही है ऑफर देना। ऑफर देना, हम किसी की रजामंदी किसी चीज के काम को करने के लिए पूछते हैं। या पापा ने तो तेरे सर को आप ऑफलाइन क्लास ले रहे हो? हाँ बेटा। सर आप ऑफलाइन क्लास ले रहे हो? हाँ बेटा, ऑफलाइन ले रहा हूँ। और सर ऑनलाइन भी? ऑनलाइन भी, यस। तो देव, अच्छा। ये जो अभी जो टॉपिक चल रहा है ना, थोड़ा सा रिवीजन करवा रहा हूँ पीछे का। आज का हमारा हाँ। टॉपिक थोड़ा सा आगे हटके है, तो एक बार थोड़ा सा हाँ जी रिवाइज सर। करवा देता हूँ, ठीक है। हाँ जी सर। विशाल कहाँ चला गया? फिर गायब हो गया लड़का। देखो, तो यहाँ पर ऑफर की बात सिंपल सी क्या बात थी? जब हम किसी सामने वाले इंसान को अपनी इच्छा प्रकट करते हैं, उसकी इच्छा को जानने के लिए उसको ऑफर बोला जाता है। क्लियर? कि वो उस काम को करेगा या नहीं करेगा, दोनों इच्छा होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक्सेप्टेंस का मतलब क्या हो गया? उसने अगर हाँ कर दी तो उसने वादा कर दिया। तो जब ऑफर को हाँ कर दी जाती है या मना कर दिया जाता है, दैट इज बिकम अ प्रॉमिस। तो वो एक्सेप्ट करना मतलब प्रॉमिस बन गया। क्लियर? पार्टीज, पार्टीज का मतलब क्या? पार्टी करना नहीं। कौन सी दो पार्टीज होगी इसके अंदर?
तो इसके अंदर कितनी है? पहला पार्टी है प्रोमिसर, दूसरा प्रोमिसी। प्रोमिसर वो व्यक्ति होता है जो ऑफर देता है, और जो ऑफर को एक्सेप्ट करता है दैट इज प्रोमिसी। क्लियर? तो जिस पर्सन ने प्रपोजल दिया उसको प्रोमिसर बोला गया, जिसने एक्सेप्टेंस दी उस प्रपोजल के लिए उसको प्रोमिस बोला गया। कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है? सामने वाले से कुछ लेना, समथिंग इन रिटर्न। समथिंग इन रिटर्न सिंपल सा फंडा जो मैंने लास्ट क्लास में एग्जांपल दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तुम मुझे फीस दो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, दैट इज कंसिडरेशन। क्लियर? अब कहा जाता है क्या एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना कैसे जाएगा? तू मेरे पास पढ़ने आया, मैंने बोला पढ़ाऊंगा, क्या हम दोनों के बीच में वैलिडिटी है? क्या हम दोनों कोई गलत काम तो नहीं कर रहे? कैसे पता चले? तो उसके लिए कुछ ये 10 पॉइंट है, आज हम इन्हीं पॉइंट को डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट क्या था, कहां चला गया? एग्रीमेंट क्या होता है वो पढ़ना है, फ्री कंसेंट क्या होता है, कंपिटेंसी द पार्टीज क्या होती है, लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, लीगल फॉर्मेलिटीज, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग और पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। तो अगर ये 10 चीजें किसी कॉन्ट्रैक्ट में अवेलेबल होगी या तुमने इसके तहत कोई काम किया है तो उसको क्या माना जाएगा? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। यार बेटा नाम लिखा है किसी का? देखियो, छोड़ दे, आगे बढ़ सकते हैं। देखो तो पहला पॉइंट बेटा इसके अंदर क्या था? बेटा देव अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं न्यू टॉपिक, ठीक है? हाँ जी सर। तो अब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। बेटा देखो, लॉ का पेपर हर बच्चे का बड़ा गंदा जाता है। मैं देखो क्या बोल रहा हूँ, सुनना देव बेटा, सुनियो। लॉ का पेपर हर बच्चे का गंदा जाता है, उसके पीछे कारण है, लेकिन उसको आता सब कुछ है लेकिन वो लिख नहीं पाता। मैंने तो एग्जांपल दी, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा तो लिखोगे कैसे इन सबको? तो कहानी तो बहुत बड़ी हो जाएगी ना। तो इसके लिए तुम्हें सबसे पहला काम करना क्या है, जो डेफिनेशंस है उसको एज इट इज रटना है। डेफिनेशन को ढंग से लिख दोगे, बाकी तो तुम जो मर्जी बना के लिख दो। तुमने की पॉइंट पढ़ लिए कि एग्रीमेंट क्या होता है, फिर तो अंदर का तो मामला हम खुद लिख सकते हैं। तो तुम्हें ये चीजें याद रखनी है, और लॉ को एग्जीक्यूट करना ही मुश्किल हो जाता है। समझ गया मेरी बात को? पक्का? क्योंकि लॉ तो पूरी पिक्चर है भाई, मूवीज देख आराम से, पता नहीं कितनी स्टोरियां मिलेगी तेरे को। हर एक स्टोरी के अंदर लॉ छुपा हुआ है, हर एक स्टोरी में कॉन्ट्रैक्ट है। तो शुरू करें। अगला है, पहला है एग्रीमेंट। देव एग्रीमेंट कितने लोगों के बीच में होता है? सर 2 या 2 से ज्यादा। 2 या 2 से ज्यादा। तो मतलब एक ऑफर और एक एक्सेप्टेंस भी होनी चाहिए। एग्रीमेंट हाँ जी मतलब सर। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। हाँ जी सर। तो मैंने यहां पर हेडिंग डाली पहली, ऑफर, एक्सेप्टेंस या फिर एग्रीमेंट, दोनों में से कोई भी एक पॉइंट एग्जाम में लिख सकते हो तुम। इसका मतलब क्या है देखो, कह रहा देयर मस्ट बी 2 parties to an agreement, that is one party making the offer, other accepting it. Clear point? The terms of offer must be definite and acceptance of offer must be absolute and unconditional. क्या मतलब है समझना? कह रहा ऑफर जो होती है बिल्कुल डेफिनाइट होनी चाहिए। ऑफर जो है कैसे डेफिनेट, मतलब क्लियर होनी चाहिए, मतलब कोई उसमें गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। साफ शब्दों में, जैसे मैंने किसी को बोला कि यार मैं ना तेरे से शादी करना चाहता हूं, मैंने ऑफर दिया, लेकिन तब करूंगा जब तू अपने पति को तलाक देगी। तो मैंने कंडीशन लगाई ना, तो मैं सही कर रहा हूं क्या उसके साथ? नहीं करना तो ऐसी ऑफर मत दे भाई, ऐसी ऑफर मत दे। मैंने बोला देख मैं तभी तेरे शादी करूंगा जब तू अपना घर छोड़ देगी, ये मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि कोई इसमें बुरा काम नहीं कर भाई, तेरे घर वाले राजी नहीं हो रहे, तू घर छोड़ के आ मेरे साथ। पहला पॉइंट। तो ऑफर कंडीशन में हो सकती है, लेकिन जब सामने वाला व्यक्ति एक्सेप्ट करेगा, क्या कह रहा है? एक्सेप्टेंस ऑफर एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल। सामने वाला सिर्फ हाँ या ना में जवाब देगा, ये नहीं वो भी मुझे बोले कि मैं तभी शादी करूंगी जब तुम भी अपना घर छोड़ दोगे, घर बैठ। सिंपल सा फंडा समझा? देख यहां पर मैं लॉ के नजरिए समझा रहा हूं, वैसे मत समझना, ऐसी गंदी बातें मत सीखना, यहां पर से लॉ के नजरिए समझा रहा हूं। देव सुन रहे ना बेटा? हाँ जी सर। हाँ भाई, ये सब बातें सिर्फ सुनने, सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर ठीक रहेगा। मतलब अगर हम सामने किसी व्यक्ति को ऑफर देते हैं उसमें कंडीशन लगा सकते हैं, बट जब सामने वाला व्यक्ति हमारे ऑफर को एक्सेप्ट करेगा, वो बिना कंडीशन के एक्सेप्ट करेगा। उसका सिर्फ सामने क्या होना चाहिए? हाँ या ना। तुमने कहा सर मुझे पढ़ाओगे, मैंने कहा हाँ बेटा पढ़ाऊंगा, लेकिन तेरे को जब मैं बुलाऊंगा तब आना पड़ेगा, चाहे शाम का टाइम हो, चाहे दोपहर का टाइम हो, चाहे रात का टाइम हो। मैंने ऑफर दे दी,
तुम्हारी एक्सेप्टेंस कैसी होगी? ठीक है सर, ओके। तुम ये नहीं बोलोगे नहीं सर फीस कम कर दोगे तभी आऊंगी और मैं इस टाइम पे नहीं आ सकती है। भैया घर बैठो, क्योंकि ऑफर मस्ट बी अनकंडीशनल। ऑफर में कोई कंडीशन, सॉरी, एक्सेप्टेंस मस्ट बी अनकंडीशनल। क्लियर पॉइंट। अगला क्या कह रहा है? एक्सेप्टेंस मस्ट ऑल्सो बी अकॉर्डिंग टू द मोड प्रिस्क्राइब्ड एंड मस्ट बी कम्युनिकेट टू द ऑफर। अब देख सृष्टि जैसे आ जाई, मुझे पता ही नहीं था ये ऑफलाइन आएगी, मुझे तो पता नहीं था ऑफलाइन आएगी। तो कह रहा अगर हमने किसी सामने वाले व्यक्ति को बोला, अब जैसे देव ने मेरे से पूछा कि सर ऑनलाइन भी ले रहे हो, मैंने कहा ऑफलाइन भी ले रहे हो, मैंने कहा अब इसके मन में क्या चल रहा है मुझे तो नहीं पता। अगर मैं बोलूंगा बेटा तू कल ऑफलाइन आएगा ऑनलाइन आएगा, मैंने तो ऑफर दे दी आने ना आने की, अब ये मुझे बताएगा नहीं तो मुझे सपने थोड़ी ना आएंगे। तो इसलिए कह रहा है कि एक्सेप्टेंस पहली चीज, जिस मोड में दी जाए ऑफर उसी मोड में एक्सेप्टेंस होगी। मैंने तुझे चिट्ठी लिखी बेटा कल आइयो, तो तू भी मुझे चिट्ठी लिख के जवाब देगा, पहली बात। दूसरी बात, अब मैंने चिट्ठी में लिखा कि बेटा कल आइयो लेकिन ऑटो करके आइयो, तो तू ऑटो करके ही आएगा। दैट इज मोड प्रिस्क्राइब्ड। जिस मोड में बोलूंगा उसी मोड में होगा। जैसे कि दुकान में सामान लेने गए, हम जाते ही कुछ खाने से पहले क्या पूछते हैं कि भैया पेटीएम हो जाएगा? पहला तो नहीं, हम तो फिर भी पूछते हैं भाई, काफी दुकानों में नहीं होता। वो तो क्यूआर कोड नजर आ गया, दैट इज डिफरेंट। इस क्यूआर कोड का भी एग्जांपल दूंगा, एक और एग्जांपल है मेरे पास। क्यूआर कोड दिख गया तो अलग बात, नहीं दिखा तो क्या होगा? ओ भाई ले तो लिया, पैसा तो है नहीं। हाँ भैया पेटीएम हो जाएगा, तो पूछते हैं ना। अगर बोलेगा हाँ जी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, वरना बोलेगा नहीं भैया कैश चलेगा, तो मतलब वो बंदा जो ऑफर दे रहा है उसका मोड क्या है? कैश। तो हमें भी किस में एक्सेप्टेंस देनी है? कैश मोड में। क्लियर बेटा पॉइंट देव? हाँ जी सर। कह रहा मस्ट बी कम्युनिकेट टू द ऑफर। कह रहा जिस व्यक्ति ने ऑफर दिया है अगर आप एक्सेप्टेंस कर रहे हो तो सामने वाले व्यक्ति को भी पता चलना चाहिए। तूने किसी लड़की को बोला कि मैं तुझसे प्यार करता हूं, तूने तो ऑफर दे दी, उसके मन में भी आ कि मैं भी इससे करती हूँ, लेकिन उसने बताया नहीं। अगले दिन तू किसी और से शादी कर रहा है। पॉइंट समझियो? तो मतलब क्या? और वो आगे कहती मैं तेरे से प्यार करती थी, तो तूने क्या बोला भैया? तू पहले मुझे बताती तो मैं रुकता ना, तूने तो बताया नहीं। तो इसलिए एक्सेप्टेंस दे दे नहीं, जब तक एक्सेप्टेंस पूरी नहीं कहलाएगी, जब तक जिस व्यक्ति ने ऑफर दिया उसको पता ना चले। फंडा क्लियर बेटा देव? हाँ जी सर। ओके नेक्स्ट बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। मतलब कि लीगल रिलेशनशिप होना जरूरी है। लीगल का मतलब हम दोनों में से कोई कानून मतलब बाध्य होना चाहिए, बाउंड होना चाहिए कि नहीं यार काम तो करना ही पड़ेगा भाई, उसके मैंने काम नहीं करेगा तो फिर तूने धोखा दिया मुझे। तूने कहा मैं तेरे शादी करूंगा कल तैयार रही हूँ, तू गायब। मूवीज में तो ऐसे ही होता ना, देखा ना कि तू स्टेशन में मिल जाएगी 2 लाख मेरे अकाउंट ट्रांसफर कर दे मैं आ रहा हूँ, वो वहां से गायब। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, तो देखेंगे इसके ऊपर क्या है। कह रहा है व्हेन टू पार्टीज एंटर इनटू एन एग्रीमेंट देयर इंटेंशन मस्ट टू बी क्रिएट लीगल रिलेशनशिप बिटवीन देम। कह रहा है जब दो पार्टीज एक एग्रीमेंट में एंटर होती है तो दोनों की नीयत अच्छी होनी चाहिए, खराब नहीं होनी चाहिए। इफ देयर इज नो सच इंटेंशन ऑन द पार्ट ऑफ द पार्टीज, तो कॉन्ट्रैक्ट माना नहीं जा सकता, तो कॉन्ट्रैक्ट माना ही नहीं जा सकता। तूने बोला कल, तूने कहा सर मेरी कल शादी है आप जरूर आना, तू कार्ड दे के चला गया, तो क्या भाई तूने मुझे मजबूर कर दिया आने के लिए? मर्जी है मेरी, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जा सकता। समझ गए मेरी बात को? कह रहा एग्रीमेंट ऑफ अ सोशल और डोमेस्टिक, इंपॉर्टेंट चीज कह रहा जो भी एग्रीमेंट सोशल या डोमेस्टिक नेचर का होगा उनके बीच में कभी भी कंटेम्पलेट लीगल रिलेशनशिप एज दे आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। मतलब उनके बीच में कोई ना वो मजबूरी वाला या बाइंडिंग वाला रिश्ता नहीं होता। जैसे कि तूने चाय पे बुला लिया, अरे जरूरी है भाई मैं आऊंगा, नहीं है टाइम तो नहीं आ पा रहा। पॉइंट समझ रहा? हाँ क्लास में तो आना ही पड़ेगा ना। तूने कहा भैया क्लास है, तुम यहाँ पहुंच गए, मैंने फोन कर दिया मैं नहीं आ रहा, मेरा मन नहीं है, गुस्सा हूं मैं, ऐसा थोड़ी ना होता। तो वो चीज नहीं मानी जा सकती। क्लियर बेटा पॉइंट? समझ आ रही है बेटा देव? हाँ जी सर। बेटा बताता रहियो बीच बीच में जब पूछूंगा, ठीक ठीक है? ठीक है सर। बेटा इसके पीछे कुछ याद है सृष्टि? ये जो मैंने इतनी स्टोरी सुनाई, बेलफर वर्सेस वेरफेयर याद है? 1919 का केस, या भूल की लड़की? तो यह रहा केस। एक हस्बैंड ने वादा किया अपनी पत्नी को कि मैं तेरे को घर खर्च के लिए 30 पाउंड दूंगा, पाउंड पता नहीं किसका निशाना पता नहीं, हर महीने भेजूंगा। लेटर द पार्टी सेपरेटेड, हस्बैंड फेल टू पे द अमाउंट। अब इसमें थोड़ी स्टोरी बदल दी कि दोनों अलग अलग हो गए, या ऐसा मतलब दूर चला गया पति,
और उसने बाद में वो देने से मना कर दिया, मतलब दे नहीं पा रहा, फेल हो गया। तो वाइफ ने उसके ऊपर केस डाल दिया कि मुझे पैसा नहीं दे रहा। हेल्ड एग्रीमेंट सच एज देयर वाज आउटसाइड द रियल मैन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑल टुगेदर, वेलफेयर वर्सेस वेलफेयर। इसका मतलब सिंपल सी लैंग्वेज में समझा देता हूँ। एक पति था, या तेरे पर लेके सुना दूं, कोई दिक्कत तो नहीं होगी? तू भैया अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता, तूने कहा नहीं मैं जा रहा हूँ काम से बाहर, तो मैं तेरे को हर साल या हर महीने तेरे को 20,000 रुपए देता रहूंगा, प्लस 5,000 रुपए शॉपिंग का अलग दूंगा, प्लस 5,000 रुपए तेरे को खर्च खर्च के लिए अलग दूंगा। अलग से 30,000 तूने बोल दिया टोटल मिला के। वो भी खुश गया। तूने 1 महीने दिए, 2 महीने दिए, 3 महीने दिए, 4 महीने दिए, अब तू पक गया देते देते, या तेरे पास पैसे नहीं हुए, कुछ भी है, तू नहीं दे पाया। तेरी पत्नी भड़क गई और तेरे पे केस कर दिया। और तेरे पे जब केस कर दिया, तू कोर्ट गया कि भैया ऐसे ऐसे बात है, पत्नी ने केस कर दिए। तो पत्नी ने बोला जज साहब ये ऐसा नालायक पति है कि पैसे नहीं देता मुझे, इसने वादा तोड़ा, दिल दुखाया मेरा, इसको जेल में डालू या तो पैसा दिलवाओ। और फिर तेरे से पूछा भाई क्यों नहीं दिए? सर मेरी नौकरी चली गई थी, मैं दे नहीं पाया। तो कोर्ट ने बोला कि भैया तुम दोनों मियाँ बीवी का झगड़ा है, घर जाके निपटाओ, क्योंकि तुम दोनों के बीच में कोई भी लीगल रिलेशनशिप, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं थी, कि तू अपने पति को मजबूर नहीं कर सकती, कि कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा ना बनाया तुमने। वो मूवी देखिए ताल, ताल मूवी देखिए जिसमें काजोल और अनिल कपूर होता है, वो कॉन्ट्रेक्चुअल शादी करते हैं कि मैं तेरे शादी कर लेता हूं, अगर 1 साल में तेरे से प्यार हो गया तो देन वी लिव टुगेदर, वरना हम अलग हो जाएंगे। देखिए ऐसी बहुत सारी मूवीज में, वो इस मूवीज में भी है। तो ये चीज होगी तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ जाऊं? देव क्लियर होगी बेटा बात? देव बेटा क्लियर है पॉइंट? यस सर। नेक्स्ट देखेंगे। लॉफुल कंसिडरेशन। तूने कहा सर मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा, मैंने कहा ठीक है, प्रिया को किडनैप कर लो। इसने बोला प्रिया को किडनैप कर लो, 1 लाख दूंगा। किडनैप कर लिया अलग बात है, तू जो पैसे दे रहा है क्या सही काम के लिए दे रहा है? लॉफुल कंसिडरेशन तो नहीं है ना। कह रहा अगर कोई पैसा स्मगलिंग, इलीगल या इन कामों की वजह से मिलता है तो वो वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा। तो कंसिडरेशन कैसी होनी चाहिए? लॉफुल होनी चाहिए। तूने ए ने बी को बोला कि मैं तेरे शादी करूंगा अगर तू अपनी बहन का खून कर देगी। ये एग्जांपल्स है इसके, मैं बना नहीं रहा हूं, ये ऐसे एग्जांपल्स होते हैं इसके। अच्छा मूवी देखिए भूल भुलैया 2, उसमें क्या यही तो स्टोरी है उससे, वो अपनी बहन को मार के उसकी जगह ले लेती है। लेकिन वहां पर किसी ने किसी को बोला नहीं था। लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या है? मान लेते हैं कि हीरो ने बोला कि चल ठीक है, वैसे तेरी बहन से मैं प्यार करता हूँ, तेरे से कर लूंगा, तू 1 लाख देगी और अपनी बहन को मार दे, तो पैसे भी देगी और मारेगी भी, शादी भी होगी। तो लेकिन यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट भी गलत, कंसिडरेशन भी गलत, तो कॉन्ट्रैक्ट देव होगा कि नहीं होगा? सर कॉन्ट्रैक्ट होगा पर सर लीगल ऑब्लिगेशन नहीं आएगी। नहीं कॉन्ट्रैक्ट होगा ही नहीं बेटा। बेटा सर मेरी बात को, ऑफर एक्सेप्टेंस नहीं है इसलिए। नहीं मैंने क्या बताया, ये 10 एसेंशियल एलिमेंट अगर होंगे तभी ऑफर कहलाएगा, तभी कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा, वरना ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। समझ गया बेटी मेरी बात? ओके सर। हम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के पॉइंट पर रहे हैं, तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। ओके सर। तो कह रहा है एन एग्रीमेंट इज टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ मस्ट बी सपोर्टेड बाय कंसिडरेशन। कह रहा लॉ के नजरिए में तभी एनफोर्सेबल माना जाएगा जब इसके अंदर कंसिडरेशन आएगी। बात बिल्कुल सही है। कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है? फायदा। किसी एक पार्टी या दोनों पार्टी को फायदा ही तो होना होता है। भैया मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तुम्हारा भी फायदा है, मेरा फायदा, मुझे फीस मिल रही है, तो दोनों पार्टी का फायदा। इन द एसेंस ऑफ बार्गेन, एक्चुअल में ये बार्गेनिंग ही तो है। हम बस क्या बार्टर एक्सचेंज नहीं कर रहे, लेकिन बार्गेनिंग तो कर रहे हैं, नेगोशिएशन तो कर रहे हैं। हम सब्जी लेने जाते हैं कि भाई 10 रुपए किलो नहीं, भाई 5 रुपए किलो दूंगा, ठीक है, जो भी रेट पे चल रहा है उसमें हो गया। इट मीन समथिंग इन रिटर्न, कुछ हासिल करना एक दूसरे के साथ। द एग्रीमेंट इज लीगली एनफोर्सेबल ओनली व्हेन बोथ पार्टीज गिविंग समथिंग गेट समथिंग इन रिटर्न। कह रहा है ये लीगल तब भी माना जाएगा जब एक पार्टी कुछ दे रही है और दूसरी पार्टी कुछ ले रही है, और साथ में साथ जो मैंने एग्जांपल दिया उनको भी दिमाग में रखना। क्लियर? समझ आएगी मेरी बात? नेक्स्ट, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज कॉम्पिटेंस। कौन सी पार्टी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती? क्या एज है बेटा तेरी? 19। तेरी पूछ सकता हूँ एज? 18। चलो तुम तो सारे बड़े हो। फिर कैपेसिटी का मतलब होता है माइनर कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। इसके पीछे केस है मोरी बीबी वर्सेस दामोदर घोष। ये केस है मोरी बीबी वर्सेस दामोदर घोष। देखो पहले चीजों को समझना, देव समझो बेटा। कह रहा पार्टीज टू द एग्रीमेंट मस्ट बी कैपेबल ऑफ एंटर इनटू वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कह रहा उन्हीं पार्टीज से कॉन्ट्रैक्ट करो जो कैपेबल है क्या करने के?
कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए। तो कह रहा अच्छा फिर बताओ कौन सी पार्टी कैपेबल है। कह रहा पहला एज ऑफ मेजोरिटी, मतलब 18 साल से बड़ा होना चाहिए एज पर मेजोरिटी एक्ट, उसमें 18 साल की है, ठीक है। दूसरा साउंड माइंड होना चाहिए। साउंड माइंड का मतलब पूरे होशो हवास में डिसीजन ले सकता है, दैट इज साउंड माइंड। अब मेंटली प्रिपेयर्ड। अब मान ले तूने दारू पी के खड़ा हुआ, भाई मैं मार दूंगा 100 बंदों को, तू कह रहा मैं 100 बंदों को मार दूंगा, यहीं पे प्रिया आ गया, अरे साइन भी कर दे इसमें, 100 बंदों को मार, साइन नहीं कर सकता, इसने तेरी सारी प्रॉपर्टी में साइन करवा ली। और अगले दिन बोली रात को याद है क्या हुआ था, जा घर से बाहर निकल। तो ये है साउंड माइंड, मतलब होशो हवास में रहेगा तभी। क्लियर। इज नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ टू विच सब्जेक्ट। अगर किसी ने इस बंदे को ही मना कर रखा है ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, और अगर तुमने उस बंदे के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो वो भी गलत कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा। देव बेटा मेरी बात समझ आई? यस सर। अब मान ले किसी बंदे को दौरे पड़ते हैं, समझते ना, दौरे सीधर जाना, दौरे पड़ते हैं। जब वो दौरे पड़ते हैं ना वो गुस्से में हो जाता है बंदा, और तुम उसी टाइम जाते हो जब वो गुस्से में होता है, ले तू दारू पी ले, दारू पे साइन कर दे। बात समझ रहे ना? तो कह रहा वो भी साउंड माइंड नहीं है, दैट इज अनसाउंड माइंड। अब एग्जांपल दे रहा हूं, सुनना ध्यान से मेरी बात को। वो एक मूवी भी है ऐसे, इसके ऊपर एक एग्जांपल देता हूं। मान ले एक ए नाम का व्यक्ति है, अजय नाम का व्यक्ति है, वो सुबह 12 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक बिल्कुल ठीक रहता है, और रात के जो 2 घंटे बचते हैं वो पागल हो जाता है, और तुम उसी पागलपन के टाइम पर उसका फायदा उठाते हो, तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? नहीं नहीं कहलाएगा। सर। नहीं कहलाएगा। एक और एग्जांपल, एक बंदा को सुबह 12 बजे से रात को 10 बजे तक दौरे पड़ते हैं, लेकिन 2 घंटे ठीक रहता है, और तुम उस 2 घंटे में जाके कॉन्ट्रैक्ट करते हो, तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा नहीं कहलाएगा? कहलाएगा। कहलाएगा। तो हमें सिर्फ साउंड माइंड देखना है, वो कब साउंड माइंड का होगा। वो ऐड देखिए, पिताजी मर रहे होते, पिताजी 1 जीरो और बढ़ा दो, पिताजी 1 जीरो और बढ़ा दो। अब वो भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, और फिर टपक जाता पानी में तो जीरो, लेकिन वो भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, उसके ऊपर भी आगे पढ़ेंगे हम। क्लियर बेटा? आगे बढ़ूं? देव समझ आ गया बेटा? आगे बढ़ूं? हाँ जी सर, बढ़ो सर। फ्री कंसेंट, ये बेटा कल के हमारे बहुत बड़ा डिस्कशन था इसके ऊपर। फ्री कंसेंट क्या होता है? फ्री कंसेंट का मतलब जब 2 व्यक्ति किसी चीज के ऊपर सहमति देते हैं और एक ही मन से सहमति देते हैं, तभी उसको फ्री कंसेंट माना जाता है। इसके ऊपर सबसे बेस्ट एग्जांपल तो मैं बताता हूँ। तू गया शादी करने के लिए, बेटा मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, प्लीज पर्सनली कोई मत हो जाना, सुनना सिर्फ, ठीक है ना? तू शादी करने गया, तेरा मन नहीं है शादी करने में, तू किसी और लड़की की शादी करना चाहता है, लेकिन तेरे पेरेंट्स चाहते इससे शादी कर, चलो शादी हो भी जाती है, तो क्या तेरी कंसेंट फ्री थी? क्या तेरी इच्छा फ्री थी, मुक्त थी? नहीं थी, ये तो मैंने मजबूरी में कर ली, तो उसको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। वैलिड कब होगा? तुझे भी पसंद है वो, उसको भी वही पसंद है, तेरे को भी तेरे सपनों की रानी मिल गई, उसको भी अपने सपनों का राजा मिल गया, तो फिर शादी होगी, दैट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो इसलिए कहा गया है फ्री कंसेंट तभी फ्री होगी जब एवरी कॉन्ट्रैक्ट दैट देयर मस्ट बी फ्री जेन्युइन कंसेंट ऑफ द पार्टीज टू द एग्रीमेंट। जब वो बिल्कुल ही जेन्युइन कंसेंट देंगे, मतलब बिल्कुल ही हाँ मैं एग्री हूं, दबाव में नहीं। फॉर एग्जाम्पल मान लेते तुम कहीं पढ़ने गए, या मेरे पास पढ़ना है, तेरे को समझ ही नहीं आ रहा कुछ भी, आप कहना नहीं यहीं पढ़ना है, अरे समझ ही नहीं आ रहा, नहीं यहीं पढ़ना है, तेरे को समझ आएगा, तो वो जबरदस्ती वाली बात होगी, तो वो कंसेंट फ्री नहीं। क्लियर बेटा पॉइंट? देव समझ आ गई मेरी बात? यस सर। तो कंसेंट ऑफ द पार्टीज इज सेड टू बी फ्री व्हेन दे आर सेम माइंड ऑन ऑल मटेरियल टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तूने, तेरे पास 2 बाइक है, एक केटीएम की बाइक है और मान लेते एक बुलेट है, मुझे तेरे से बुलेट खरीदनी थी, तूने कहा सर मैं अपनी बाइक बेच रहा हूं, मैंने कहा भाई बेच दे। मेरे दिमाग में कौन सी बाइक चल रही है? बुलेट। तेरे दिमाग में चल रही है केटीएम बेच रहा था। मैंने कितने? तूने कहा सर 1 लाख। मैं वाला खुश, मैं कहा ले पकड़ 1 लाख। तू बाइक लेके आ गया केटीएम, मैंने कहा ये कौन सी तेरा भाई, मेरे को तो ये चाहिए नहीं। सर मैं तो यही बेच रहा था। तो मतलब कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल, वैलिड ही नहीं है, क्योंकि मेरा दिमाग कुछ और कर रहा था। तो सेम थिंग अपॉन सेम सेंस, सेम सेंस पे सेम माइंड में देंगे तभी जाके वो एग्री कहलाएगा। ठीक है? तो ये आगे मैंने वही मैटर लिखा हुआ, आगे देखोगे। देयर इज एब्सेंस ऑफ फ्री कंसेंट। कह रहा कंसेंट फ्री कब नहीं होगी? भैया हर जगह तो कंसेंट होगी ना फ्री,
लेकिन कब फ्री नहीं मानी जाएगी? इट इफ द एग्रीमेंट इज इंड्यूस्ड बाय इन, अगर ये चार और वन मोर मिस्टेक, अगर ये पांच चीजें किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होती है, या तुम अपनी हामी भरते हो, एक्सेप्टेंस देते हो इन पांचों के रहते हुए, तो कॉन्ट्रैक्ट फ्री नहीं होगा। कौन सी घड़ी पहनी है भाई तूने? ये 5500। मैंने कहा भाई मुझे घड़ी पसंद, दे दे। सर ठीक है 500 रुपए दे दो। मैंने रखा चाकू इसकी पीठ पर। मैंने कहा भाई दे दे आराम से। इसने कहा फ्री में ले लो सर। तो फ्री में मतलब मैंने इसको धमकी दी ना, तो तेरी कंसेंट फ्री थी क्या? मजबूरी थी। दैट इज कोअर्शन। अगर हम किसी को फिजिकली प्रेशराइज करते हैं, उसको कोअर्शन बोला जाएगा। समझ गए बेटा मेरी बात? तो कंसेंट फ्री नहीं है। क्यों फ्री नहीं है? किसी ने मुझे धमकी दी, कोअर्शन है। क्लियर बेटा पॉइंट? अनडू इन्फ्लुएंस, अगला है अनडू इन्फ्लुएंस। मैंने कहा भाई देख, पास तभी करूंगा तेरे को जब तू घर से हर रोज मेरे लिए 100 रुपए चुरा के लाए। समझ रहे हो बात को? तो मैंने कहा पास तभी करूंगा मैं। तो मतलब मैं अपनी पोजीशन का अभी सब लिखवाऊंगा, इसकी जरूरत नहीं है। हाँ लिख लो अगर थोड़ा बहुत लिखना है तो। वैसे मैं तुम्हें सब ये जो चीज है ना पूरी प्रॉपर तुम्हारे पास ही रहेगी। तो बाकी कोई भी डाउट होगा मेरे जब मर्जी पूछ सकते, ठीक है? अंडर का मतलब क्या होगा? जब कोई डोमिनेटिंग पावर का होता है, जिसके पास डोमिनेटिंग नेचर होता है, या फिर उसको ऐसे बोल सकते हैं जो उस पोजीशन में बैठा है कि तुम्हें हैरास कर सकता है। अब जैसे मान लो निशो में बाहर बैठी है, रिसेप्शन में बैठी है। अब कहा जाए तो भैया मैं फैकल्टी तो मेरी बात सुनेगी। मैं कहा मैम देखो, अगर मेरी बात नहीं सुनोगे मैं सर को झूठ बोल दूंगा, आप रहते नहीं हो यहाँ पर। पॉइंट समझ रहे हो ना? तो मतलब क्या हो रहा है कि मैं अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठा रहा हूँ। तेरे पापा ने बोला सर तू 10th क्लास में था, तू फर्स्ट आएगा तेरे को मैं कार गिफ्ट करूंगा। देव फर्स्ट आ गया, ठीक है देव तू फर्स्ट आ गया। तेरे पापा ने कहा 11th में तू फर्स्ट आएगा तो कार गिफ्ट करूंगा। तूने कहा ठीक है पापा 11th में फर्स्ट आ गया। तू 12th में फर्स्ट आएगा तब कार गिफ्ट करूंगा। करते करते तू ग्रेजुएट होगा, कार ही नहीं मिली। तेरे पापा ने तेरे पोजीशन का गलत फायदा उठाया, अपनी पोजीशन का। तो ये एंटी इन्फ्लुएंस जो होता है ना, पोजीशन का खेल होता है, टीचर स्टूडेंट का। या बहुत तुमने देखा होगा बहुत सारे हैरेसमेंट केस होते हैं एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर के बीच में, टीचर स्टूडेंट के बीच में, और भी जितने भी क्लाइंट होते हैं, जो वकील, सबसे ज्यादा वकील ही फायदा उठाते हैं। तारीख पे तारीख बढ़ाते रहते हैं, पैसे लेते रहे, छुट्टी मारेंगे तब भी पैसा दो उनको। तो ये क्या है? डोमिनेटिंग नेचर के होते हैं। बेटा समझ गया देव? यस सर। अगला फ्रॉड। भैया फ्रॉड से तो समझ ही आ रहा है ना। मैंने कहा भैया एक फोन दिखाना, एक कॉल करनी, 2 मिनट में दे रहा हूँ फोन। गायब। मेरा इंटेंशन मेरी कैसी थी? धोखा देने की थी। तूने लड़की को बोला 2 लाख ट्रांसफर कर दे, मैं टिकट विकट कटवा ला तो फिर चलते हैं। उसने 2 लाख दिए, फिर तेरा फोन स्विच ऑफ, तू तो गायब। अभी बीच में एक क्राइम पेट्रोल दिख रहा था, उसमें ऐसा था, वो लड़का क्या करता, किन्नर बन जाता है और फुल पैसा ऐसा कमाता है। देखा? किन्नर बन जाता है, फुल पैसे से कमाता है, वो भी गायब, सब गायब। हाँ तो क्या होता है, वो लड़का तो किन्नर बन के पैसे से कमाता है, फिर मारता है उसको, खून वून करता है, सामान लेके चला जाता है। तो मतलब कहानी क्या होगी? उसका जो इंटेंशन थी वो कैसी थी? फ्रॉड करने की थी, उसकी इंटेंशन फ्रॉड। फिर कहते मेरा खून करने का इरादा नहीं था, मेरा तो इरादा चोरी करने का था। समझ गए? दैट इज फ्रॉड। क्लियर? अगला है मिस रिप्रेजेंटेशन। मिस रिप्रेजेंटेशन मतलब मेरी इंटेंशन तेरे को धोखा देने की नहीं थी, फिर भी धोखा दे दी। जैसे कि अब मान ले, मैं अपनी क्लास की स्टोरी सुनाता हूँ। हमारी क्लास में मैं और मेरा फ्रेंड बैठते थे, तो एक लड़की ना स्टॉक करती थी, हमें देखती थी, स्टेयर कर रही है। तो मुझे तो पता है वो किसको देख रही है, मैं अपने फ्रेंड को बोल रहा हूँ तेरे को देख रही है भाई, तेरे को देख रही है। लेकिन मुझे पता है किसको देख रही है, मैं उसको बोल रहा हूँ तेरे को देख रही है। तो मतलब मैं उसको गलतफहमी पैदा कर रहा हूँ उसके मन में। अब बाद में पता लगा वो लड़की महंगी थी। तो बाद में पता लगा भाई वो लड़की महंगी थी, उसको और कुछ बोर्ड देख रही है, कुछ देख रही है। तो अब मान ले इसके ऊपर एक और एग्जांपल लेते हैं। तू मार्केट में गया, जैसा तुम्हें पता है नेवी ब्लू कलर, ये ब्लू कलर है, इसको थोड़ा धूप में देखो ना और थोड़ा डार्क होता है नेवी ब्लू कलर। डार्क होता है ना, जैसे वो बैग रखा हुआ सामने, थोड़ा अगर रोशनी डालूंगा ना ज्यादा, काला लगेगा, या अंधेरे में देखो बिल्कुल काला लगेगा। तू दुकान पे क्या भैया फटाफट से मुझे एक नेवी ब्लू कलर की पैंट निकाल। वो दुकानदार भी अंधेरे में, तो उसने बैंक दे दी, तू भी लेके आ, हाँ ठीक है चलो घर। सुबह पहले पता लगी काली पैंट निकली। तो गलती दुकान वाले की तेरी, गलती दोनों की नहीं है भाई।
यार जानबूझ, मैंने गलती जानबूझ के नहीं करी, गलती गलती से होगी भैया, मेरा इरादा धोखा देने का नहीं था आपको, यार ये गलती से होगा, दैट इज मिस रिप्रेजेंटेशन, तो ये भी कंसेंट फ्री नहीं मानी जाएगी। देव मेरी बात समझ आएगी बेटा? हाँ जी सर। आप पता है भैया, मैं बताता हूँ, देखो बचपन में क्या हुआ, मैं किचन में बैठा हुआ था खाना खाने के लिए, तो वहां पर ऐसी बोतल पड़ी हुई थी, उसमें कैरोसिन ऑयल होगा, दिखने में तो सेम ही है, मुझे प्यास लगे फटाफट उठा के पी गया, तो दैट इज मिस्टेक और मिस रिप्रेजेंटेशन। मिस रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंट तुमने गलत किया तो ही हमारी गलती है, समझ गए मेरी बात? अब मेरे पापा ने क्या करा, कॉलिन वाले बोतल में मैं ज्यादातर पानी रखता हूँ कि जिससे बाल बाल में मारा जाए, पापा ने उसमें सैनिटाइजर भर दिया। मैंने कहा तुमने सैनिटाइजर भर दिया, वो भी सफेद रंग का है, पता लगा भैया हम लोग सैनिटाइजर से बाल में मार ले, फिर पापा ने उसमें लिख दिया कि सैनिटाइजर, तो अगर नहीं लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, मिस रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। क्लियर बेटा पॉइंट? एंड लास्ट वन इज मिस्टेक। मिस्टेक और मिस रिप्रेजेंटेशन दोनों दिखने में ना एक जैसी होती है। मिस्टेक का मतलब क्या, गलती ही होगी। मिस रिप्रेजेंटेशन का क्या, हमने गलत पेशकश कर दी। जैसे कि मैंने तेरे को फोन किया, भाई छोले भटूरे ले आइए मेरे लिए, तेरे को छोले शब्द तो सुनाई दिया, भटूरे ने सुनाई दिया, तू छोले कुलचे उठा के ले आया, तो वो मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं हुई। सर पता नहीं, आप मेरे को तो छोले सुनाई दिए थे, मैं तो ये उठा के ले आया। अब वो मेरी मर्जी है, मैं उसको खाऊं या बोलूं वापस करवा के। फंडा समझ गए? तो अगर कोई भी कंसेंट इन पांचों के रहते हुए होती है तो वो फ्री नहीं मानी जाएगी और वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। क्लियर बेटा पॉइंट? पक्का? अगला लॉफुल ऑब्जेक्ट, याद है? किडनैप करके पैसा कमाएगा तो वो पैसा नहीं माना जाएगा, तेरा ऑब्जेक्ट भी गलत है। स्मगलिंग करके पैसा कमाएगा तो नहीं माना जाएगा, वो ऑब्जेक्ट ही गलत है। तो कह रहे तुम्हारा ऑब्जेक्ट सही होगा तो हम तुम्हें माफ कर देंगे। क्लियर? तो यहां पर वही कह रहा है, ऑब्जेक्ट कैसा नहीं होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए, इमोरल नहीं होना चाहिए, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी नहीं होना चाहिए। देखो बेटा, इलीगल तो तुम्हें पता ही है क्या है, इलीगल क्या होता है, गैर कानूनी काम। इमोरल क्या है, जो तुम्हारे मानसिक चीजों को ठेस ना पहुंचाए, जो ठेस ना पहुंचाए, मेंटली ठेस ना पहुंचाए चीजें, वैसा काम भी नहीं होना चाहिए। ठीक है? अपोज टू पब्लिक पॉलिसी का मतलब जो पब्लिक पॉलिसीज के खिलाफ ना हो। जैसे कि अगर इसका ना बेस्ट एग्जांपल है प्रोस्टिट्यूट का। अगर मान लो जैसे हम जहां रहते हैं, अगर हमारे इलाके में या फिर हमारे बिल्डिंग में कोई प्रोस्टिट्यूशन का काम चल रहा है, तो क्या उस सोसाइटी के लिए अच्छा है? वो नहीं है, वो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी हो गया, तो उनको इनके अंडर रख दिया गया। तुम तेरे अब सोच, जहां तू रहती है, तेरे सामने एक छोटी बच्ची की शादी हो रही है, तू क्या बोले, हाँ करवाओ करवाओ, पढ़ती नहीं करवाओ, यही बोलेगी बेटा तू कि नहीं करवा दो, ये पढ़ाई वढ़ाई तो करती नहीं, करवाओ 8 साल की करवाओ, शादी करो, छुट्टी करो, नहीं करेगी ना तू। तो मतलब क्या, वो भी पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ है। तो ऐसी चीजों चीजों को अपोज टू पब्लिक पॉलिसी बोला गया। कह रहा है ये सब ऑब्जेक्ट नहीं होने चाहिए। इंडिया ने बोला चाइना से सामान मत खरीदो, फॉर एग्जाम्पल वॉर चल रही है, फिर भी तुम खरीद रहे हो, तो तुम्हारा ऑब्जेक्ट भी सही नहीं है। क्लियर? एग्रीमेंट नॉट डिक्लेयर वॉइड, कह रहा वो काम करना जिसको गवर्नमेंट ने मना नहीं किया। अगर जिसको डिक्लेयर कर रखा है कि ये काम करोगे तो गैर कानूनी है, तो वैसी कॉन्ट्रैक्ट से बाहर हो गया। क्या मुझे कोई एग्जांपल दे सकता है कि इस काम को करना गैर कानूनी होता है इंडिया के अंदर? देव बता सकता है? सर क्रैकर्स जलाना इलीगल है। वेरी गुड। जैसे क्रैकर्स जलाना इलीगल नहीं है, उसको इलीगल नहीं बोलेंगे हम, उसको बोलेंगे उसको बैन कर रखा है इंडिया ने। इंडिया ने क्या दिल्ली में बैन है कि मत जलाओ, लेकिन लोग फिर भी जलाते हैं, तो मतलब वो हमारी सोसाइटी के खिलाफ काम कर रहे हैं। तो ये वही पॉइंट है। एग्रीमेंट नॉट डिक्लेयर वॉइड, कह रहा है जिसको वॉइड का मतलब होता है पनिशेबल नहीं होता, वॉइड मतलब तुम्हें सजा नहीं मिलेगी, तुम्हें वार्निंग दी जाएगी। तो कह रहा अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट कर रहे हो जो वॉइड है, तो गवर्नमेंट वैसे तुम्हें नहीं छोड़ सकती। समझ गए मेरी बात को? तो यहां पर सिंपल सी बात क्या बोलिए, मस्ट नॉट हैव बीन एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड बाय लॉ इन फोर्स इन द कंट्री। जैसे बीच में याद है पॉलिथीन बैन कर दी गई थी, लेकिन गवर्नमेंट ने देखा कि हर चीज में पॉलिथीन है, तो इसलिए फिर वापस उसको हटा लिया गया। जो एक्ट पास हुआ था उसको वापस कर दे, आप यूज करो। तुम पॉलिथीन किस में नहीं है, दूध में भी हर चीज है, दूध की थैली ही मिलता है। अगर पॉलिथीन बैन होने का मतलब पता है क्या है, हर चीज की कॉस्ट दोबारा बढ़ जाना। टेट्रा पैक मिल्क जो आता है वो महंगा आता है, क्योंकि उसकी पैकिंग का कॉस्ट ज्यादा लगती है। अब फिर तो वही जमाना आ जाएगा, डोलू लेके घर से निकलो, दूध लेके आओ, आ जाओ, सुबह लाइन लगाओ, मत दे दी जाके। समझ गए ना बात को? नेक्स्ट देख बेटा, लास्ट इन दोनों पॉइंट को मैंने जोड़ दिया है,
सर्टिनिटी एंड पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। मैंने कहा बेटा मैं तेरे पेट में, ये बचपन में सुना ना, तेरे घुसड़ मारूंगा घर पहुंच जाएगा, सुना ना बचपन में, थप्पड़ मारूंगा चिपक जाएगा दिमाग में भी। अभी भी बोलते ना, हमारे बचपन में भी आज भी यही चल रहा है। क्या ये सच में हो सकता है देव? नहीं नहीं, सर। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस नहीं है। कह रहा अगर तुम ऐसा कोई काम कर रहे हो, कॉन्टेंट कर रहे हो जिसमें वो परफॉर्मेंस ही पॉसिबल नहीं है, तो वो कॉन्टेंट नहीं माना जाएगा। तेरे को एक जादूगर ने बोला घर से 10 रुपए लेके मैं 100 बना के दूंगा, है? भाई नहीं समझ, तू 10 रुपए लेके मैं तेरे को 100 बना के दूंगा, क्या सच में ऐसा पॉसिबल है? वो आज की लाड़ी चलती है ना, रील्स में भी बहुत सारा है, वो एक कोल्ड ड्रिंक डालता 2 कोल्ड ड्रिंक आ जाती है, एक डाला 3 डाला है। तो कल ऐसी एक साउथ अफ्रीका की वीडियो भी थी, एक बंदा आता है बनियान फेंकता है, नई बनियान आ जाती है, केले का छिलका फेंकता है, केले का गुच्छा आ जाता है। तो एक लड़का क्या करता है, एक पैसा फेंकता है, पैसा आ जाता है, करते करते गुल्लक ले आता पूरे उठा के, सारे गुल्लक फेंकता, गायब, खत्म। तो मतलब क्या, जो पॉसिबल ही नहीं तुम क्यों कर रहे हो, मतलब ही नहीं बनता। तो कह रहे वैसा तू जिससे प्यार करता उसने कहा तुम मेरे से चांद तारे तोड़ के लाओगे तभी मैं शादी करूंगी। तो क्या बोलेगा, कोई बात दूसरा ढूंढ लिया। चांद तारा नहीं तोड़ सकता मैं। समझ गए इस बात को? तो क्या पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस नहीं, सर्टिनिटी ऑफ मीनिंग। मिठाई की दुकान पे गया, उसने बोला भाई गोल गोल सफेद सफेद दे दे मुझे, कौन सी मिठाई देगा वो? बहुत सारे हैं, चमचम भी आती है, रस छोटे भी आते हैं, रसभरी भी आती है, हजारों रस मिठाई, कौन सी तो पता नहीं ना। अब तो दुकान में जाकर वो दही दे दे, कौन सी दही, मीठी खट्टी नॉर्मल सपरेटा, कौन सी लोग हैं? तो मतलब सर्टिनिटी ऑफ मीनिंग तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए। अब ज्यादातर ये मीनिंग वाला पंगा पता है कहाँ चलता है? वहां चलते जब हमें चीजें पता नहीं होती, जैसे कि मैं बाइक ठीक करवाने जाता हूँ या कभी कार ठीक करवाने गया, वो कहता है भाई ये प्लग ले, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, फिर हम इशारे से बोलते हैं भैया वहां लगता है देखो, हमारे भाई वहां लगता है, अच्छा ये चाहिए ले। तो ये चीज जब हमें मीनिंग ही नहीं पता उस चीज का, तो कह रहा है सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग होना चाहिए। तू एक दुकान पर गया जो बादाम का तेल ही बेचता है, सरसों का तेल ही बेचता है, सब तेल बेचता है, तूने कहा भैया तेल दे दो, कौन सा तेल दे दूं भाई, मिट्टी का तेल नहीं मिलता यहाँ पर, चला जा। पॉइंट समझ गया? कह रहा है एग्रीमेंट मस्ट बी सर्टेन नॉट वैग्यू, नॉट वैग्यू का मतलब इनक्लियर नहीं होना चाहिए, अनक्लियर नहीं होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। इट इफ इट इज वैग्यू एंड इट इज नॉट पॉसिबल टू असर्टेन इट्स मीनिंग इट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड। कह रहा है जब चीजें समझ ही नहीं आ रही, जब चीजें समझ ही नहीं आ रही और वो काम करना पॉसिबल ही नहीं है, तो हम कॉन्ट्रैक्ट को कैसे कर सकते हैं? कर ही नहीं सकते ना। तू मेरे पास है सर मैं कल आऊंगा बना के रखना, अरे भाई क्या बना के रखू बता कर जा। मूवी देखिए वांटेड, वो मोटे के पास जो भक्ता आता है, कुछ बताइए मत, बोले कुछ बताइए मत, मैं क्या ना बताऊं, बताइए मत। तो भाई जब पता ही नहीं तो क्या ना बताऊं, तो ये वही पॉइंट नहीं है, ठीक है? एग्जाम्पल देखो, ए एग्री टू सेल बी 100 tons of oil, देर इज नथिंग वट एवर टू शो वट काइंड ऑफ ऑयल वाज इंटेंट। तेल कौन सा भाई, इसका एग्जाम्पल, ये मशहूर एग्जाम्पल है ऑयल वाला, भैया कौन सा तेल चाहिए ये तो बता के जा। द एग्रीमेंट इज वॉइड फॉर अनसर्टेनिटी, इनको वॉइड बोल दिया जाएगा, क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्ट बना तो ठीक था कि तेल मिल जाएगा, लेकिन तूने पूरी बात ही नहीं बोली, तो बाद में ये गलत हो गया, वॉइड हो गया। समझ आ गया बेटा देव? हाँ जी सर। आगे बढ़ते हैं। लास्ट इज लीगल फॉर्मेलिटीज। लीगल फॉर्मेलिटीज का मतलब क्या है? देखो कॉन्ट्रैक्ट ना बोल क्लियर लिख कर हो जाता है, ठीक है? लीगल इफेक्ट, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन अ कंटेंट राइटिंग अ कंटेंट मेड बाय वर्ड ऑफ माउथ। जैसे कि तुम्हारे मम्मी पापा की शादी या मेरी शादी, हमने मैरिज सर्टिफिकेट तो नहीं बना रखे ना, लेकिन क्या है, एक वो जो 7 फेरे लिए गए और जो वादे किए गए, दैट वही बहुत कुछ है। तो कॉन्ट्रैक्ट बोलकर भी करोगे तो वही बहुत कुछ है, लेकिन अगर किसी का कंसेंट ही धोखा देने का है, दैट इज डिफरेंट। कितने सारे क्राइम पेट्रोल में केस है, लड़की शादी करती है पैसे लेती है भाग जाती है, दूसरी शादी करती है पैसे लेके भाग जाती है, कभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पता नहीं क्या क्या बन के शादी करती रहती है और पैसा हटती रहती है। समझ रहे? तो इंटेंशन, तो ये सब चलते हुए देखने के बाद ना कोर्ट ने इसको ये कर दिया है कि भैया मैरिज तभी तुम्हारी लीगल मानी जाएगी जब तुम मैरिज सर्टिफिकेट बनवाओगे, वरना वो इलीगल मैरिज मानी जाएगी। और इसमें कुछ लालची लोगों के लिए मजे भी आ गए, शादी कर लो भग जाओ, शादी कब करी, क्या प्रूफ है तेरे पास, फोटो तूने एडिटिंग करी होगी। तो जब मैरिज सर्टिफिकेट बनते हैं ना तो कहते हैं गवाह लेके आओ कि तुमने शादी करी है, और जो गवाह तुम्हारे सगे संबंधी ने उनसे थोड़ा सा हटके भी एक होना चाहिए,
मैं मम्मी पापा को ले जाकर ये तो ठीक है, ये तो झूठी बोलेंगे भाई तेरे नाम पर, कोई और भी तो लेके जा, तो ये सब चीज चाहिए। समझ गए मेरी बात? एक मिनट बेटा, देव बेटा यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी सर। बेटा विशाल इतनी देर बाद कहाँ से आ रहा बेटा? हाँ विशाल, चलो कोई नहीं। तो ये हमारा क्या खत्म हो गया, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के 10 पॉइंट। तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा सुनो, इसके ऊपर जो क्वेश्चन बनता है जो तुम याद करके लाओगे नेक्स्ट क्लास में। ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। तो इसके अंदर कहानी क्या लिखोगे, कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन, ऑफर की डेफिनेशन, एग्रीमेंट की डेफिनेशन और प्रपोजल की डेफिनेशन, प्रॉमिस की डेफिनेशन, सबकी डेफिनेशन के बाद एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट लिख दिया। अब मुझे बताओ ऐसा क्यों है, तेरे से पूछ रहा हूं, ऐसा क्यों है कि सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है लेकिन सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है, बता सकता मुझे? क्वेश्चन दोबारा बोलो, सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट तो है लेकिन सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ऐसा क्यों? सर क्योंकि जो एग्रीमेंट है उसमें तो कॉन्ट्रैक्ट पाएगा, पर सर जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें साथ साथ हमें इनफोर्सेबल भी चाहिएगा। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। वरना एक और पॉइंट समझा देता हूं, बेल्फर वर्सेस बेल्फर केस। क्योंकि सारे एग्रीमेंट जो होते हैं वो एनफोर्सेबल नहीं होते, जो बेटा तूने भी पॉइंट बोला, एनफोर्सेबल नहीं होते, इसी वजह से सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। लेकिन सारे कॉन्ट्रैक्ट में एनफोर्सेबल तो आ ही जाता है, तो इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट। फंडा समझ गया? ये तुम आंसर कैसे लिखोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट ऑल द डेफिनेशंस ऑफ द कंटेंट, उसके लास्ट में लिखोगे कंक्लूजन। As per the Welper versus Welper case, all agreement are not contract because agreement there are three types of agreement कि लीगल एग्रीमेंट भी होते हैं, सोशल एग्रीमेंट भी होते हैं, डोमेस्टिक एग्रीमेंट भी होते हैं। इनके ऊपर एक केस बना हुआ है बेल्फर वर्सेस बेल्फर केस, तो जिसके ब्याह पर हम ये बोल सकते हैं कि सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते क्योंकि सारे एग्रीमेंट एनफोर्सेबल नहीं होते, लेकिन बट जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो सारे एनफोर्सेबल होते ही होते हैं। पॉइंट खत्म। समझ गए मेरी बात को? तो जो बच्चे को लिखना ही नहीं आएगा तो वो लिख ही नहीं पाएगा एग्जाम के अंदर, तो ये इसलिए लिख के प्रैक्टिस करना है इसकी। क्लियर बेटा? यहां तक कोई डाउट? आगे बढ़ सकता हूं? बोर तो नहीं होगा भाई? पक्का समझ आ रही है? ठीक, आगे बढ़ रहे बेटा। विशाल बेटा अभी भी वॉइस नहीं आ रही तेरे को? सर डिस्प्ले में कुछ शो नहीं हो रहा। बेटा डिस्प्ले तेरे को शो नहीं हो रहा? अच्छा अब देखियो। अब वही है सर, आप क्वेश्चन भी आपके में शो आता क्या? नहीं नहीं, मैंने तो क्वेश्चन दिखाया नहीं, ठीक है सर। वो तो बताया था सिर्फ। विशाल फिर गायब हो गया। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ये चैप्टर 1 चल रहा है हमारा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को हम आज यहीं पर पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। लेकिन नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को, मैम आपको 1 बजे करीब एक क्वेश्चन भेजेगी, उसका आंसर आपको लिख के सेंड करना है मुझे, और फिर तुम्हारी क्लास होगी। ठीक है? अच्छा क्या मॉर्निंग में क्लास ले सकते हो आप लोग? मॉर्निंग में ले लो, कल क्या, कल नहीं परसों वेडनेसडे है ना, 10 बजे ले सकते हो? सर 9 to 12 मेरी क्लासेस होती हैं एसएससी की। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं हो सकती क्लास, उसकी 12 बजे तक क्लास होती है। ठीक है, चलो ठीक है, देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। टाइप्स सर ऑफ 9 से कॉन्ट्रैक्ट। पहले हो सकती है अगर आप लेना चाहो। चल ठीक है, देखते हैं, अभी कोई कंफर्म नहीं कर रहा 9 से पहले का। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बेटा हमारे पास ये टोटल 9 टाइप 10 टाइप के कॉन्ट्रैक्ट है। कितने हो गए इसमें? 3 4 2 6 4 10 टाइप के कॉन्ट्रैक्ट है। अभी मैं छोटी छोटी बातें समझाता हूँ, नेक्स्ट क्लास में इसको इलैबोरेट करेंगे। पहला है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, दिखेगा भी नहीं इस पे तो। पहला है वैलिड, वॉइडेबल, वॉइड, अनएनफोर्सेबल, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटरी, यूनिलेटरल, बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या हो गया? जिसके अंदर सारे एसेंशियल एलिमेंट आ गए। याद है ना, 10 एसेंशियल एलिमेंट पढ़े अभी हमने, वो सारे अगर आएंगे तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कराएगा। वॉइडेबल कब कहलाएगा? अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जिसमें सामने वाले की जो कंसेंट है वो फ्री नहीं है, तो वो सारे कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइडेबल कहलाएंगे।
अगर उसने कोerशन के तहत हाँ बोली, अगर उसने अनड्यू इन्फ्लुएंस के तहत हाँ बोली, अगर उसने फ्रॉड के तहत हाँ बोली, या उसने मिस रिप्रेजेंटेशन के तहत हाँ बोली, इन अगर चारों के तहत हाँ बोली उसने, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल कहलाता। क्योंकि मिस्टेक इज डिफरेंट, वो तो कंप्लीट नहीं था इसलिए नहीं माना गया उसको। इन चारों को क्या बोलेंगे? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अगला है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है जो शुरू से तो सही था, एंड में आके बिगड़ गया। जैसे कि मैंने बोला कि प्रिया मैं अपना घोड़ा बेचना चाहता हूँ, तेरे को तू खरीदेगी? इसने कहा हाँ खरीद लूंगी मैं कहा ठीक है 10,000 रुपए का मेरा घोड़ा। घर से फोन है, हाँ जी आ जाओ घोड़ा मर गया। घर से फोन आया घोड़ा तो मर गया, तो मुझे तो नहीं पता था ना घोड़ा मर गया, कॉन्ट्रैक्ट तो हो चुका था। तो मतलब स्टार्टिंग में कॉन्ट्रैक्ट ठीक था, लेकिन एक टाइम पर आके ये गलत हो गया, तो दैट इज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर? अनएनफोर्सेबल का मतलब कोई डॉक्यूमेंटेशन में कमी रह जाना, कानूनी कार्रवाई में कोई कमी रह जाना, स्टैम्प पेपर में साइन ना करवाना, इसको कहते हैं अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट मतलब किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को बोलकर या लिख कर सामने वाले को प्रकट करोगे, उसको एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट बोलते। इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब आंखों ही आंखों में इशारा हो जाना। जैसे कि तुम कैसे आई है बेटा? अभी अभी कैसे आए हो घर से? मेट्रो से? क्या मेट्रो चिल्ला रही थी आओ आओ बैठो घर छोड़ देती हूँ? हम खुद ही गए, टोकन लिया और चढ़ के बैठ गए, दैट इज इम्प्लाइड। एटीएम मशीन कभी बुलाती है दीपांशु मैं इंतजार कर रही हूँ आओ पैसे निकालो? कभी नहीं बुलाती, क्योंकि हमें पता है कि उसका काम ही यही है। तो दैट इज इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। इसका एक और पार्ट है कॉन्ट्रैक्ट का, दैट इज क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट होता लिखा नहीं है, वो बताऊंगा आगे। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट भी कॉन्ट्रैक्ट जैसा होता है। बेटा देव मुझे बता, मेरा अगर पर्स गिर जाए और तू पैसे निकाल के खर्च कर देगा क्या? नहीं हाँ? सर। नहीं करेगा। वैसे तू कर दे वो अलग बात है, लेकिन हम ईमानदारी वाली चीज तो नहीं करेंगे। तो इसमें बोला गया है कि अगर कोई चीज तुम्हें किसी की मिलती है तो तुम उसकी ऐसी देखभाल करो जैसे वो व्यक्ति करता होगा, और तुम्हारा फर्ज ये बनता है तुम उसको लौटा दो। भाई देखो आज का जमाना बदल गया, आजकल कोई उठा के खर्च नहीं करता, पहले कर देते थे। परसों में जरूर मुझे 10 का नोट गिरा हुआ दिखा, पता नहीं ईमानदारी कहां से मैंने उठाया ही नहीं। मैंने उठाया ही नहीं, सच में पढ़ा मैंने, ना ही मैंने किसको बोला उठा ले, गिरा उठा ले। मतलब आजकल का जमाना बदल गया। अब ये पॉइंट है, अगर मैं उसको उठाता, मैं ढूंढता भाई किस बंदे का है, मैं उसको देता। चलो फोन मिलता, तो फोन मिलता तो क्या करता मैं? उठाता, ढूंढता, नंबर कॉल करता, उसको बुलाता भाई तुम्हारा फोन ले जा। क्या उसने मुझे बोला फोन देने के लिए? लेकिन फिर भी मैंने दिया ना, कॉन्ट्रैक्ट तो अपने आप ही बन गया मेरे और उसके बीच में। तो ये है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट जस्ट लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट, तुम नहीं भी बोलोगे तब भी कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। क्लियर बेटा पॉइंट? अगला है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, मतलब पास्ट टेंस। एक व्यक्ति ने काम कर दिया हो और एक का काम बाकी हो, दैट इज एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट दोनों का काम बाकी है, फ्यूचर में करेंगे, पैसा भी बाद में दूंगा, काम भी बाद में होगा। पॉइंट समझ रहे हो? जैसे अभी पढ़ रहे हो, तुम जैसी फीस दे दोगे दैट बिकम एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। क्यों? तुम्हारी फीस कंप्लीट, मेरा काम बाकी। अभी क्या चल रहा है? अगर फीस नहीं दी तो एग्जीक्यूटरी, फीस भी बाद में दोगे, कोर्स भी बाद में खत्म हो, दैट इज एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट। समझ गए? यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब एक व्यक्ति की तरफ से काम पूरा हो गया हो, यूनिलेटरल। एग्जीक्यूटिव जैसा ही है। बायलेटरल दोनों व्यक्तियों का काम बाकी हो अभी करना, दैट इज बायलेटरल। तो मतलब ये एक दूसरे के भाई बहन ही है, ये इसी का पार्ट ही है एक दूसरे में। समझ गए मेरी बात? तो इसके ऊपर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। मुलाकात होगी, टाइम आपको मैम मैसेज कर देगी। ठीक है? ठीक है बेटा, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं? देव बेटा कोई डाउट है? नहीं सर। ठीक है बेटा, इसकी पीडीएफ तुम्हें मिल जाएगी, मैम तुम्हें सेंड कर देगी इसकी पीडीएफ। इसमें और भी 4-5 शीट है, तो सारी इकट्ठी भेज दूंगा कि एक ही बारी में वो हो जाएगा। ठीक है? ठीक है सर। ठीक है बेटा। बेटा समझ आया दीपांशु?